नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक बुक है जो आपके पास होगी भी, ज्योतिष रत्नाकर। इसमें आपको आ जाना है अध्याय नंबर 12 पर, पेज नंबर 151। हो सकता है नए बुक्स में पेज थोड़ा इधर उधर भी हो। अध्याय नंबर 12 और पेज नंबर 151 पे है भावेश विषयक नियम। यही अब मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। यही भावेश विषयक नियम जो अभी मैं आपको थोड़ा पढ़ाने चल रहा हूँ, इन्हीं नियमों को इसी पुस्तक से मैं बारी बारी समझाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ज्योतिष के लगभग जितने भी सूत्र आप अप्लाई करेंगे कुंडली में, वो सब इसी में आ जाएंगे। तो इसमें लिखा है धारा 18 का, इसी पे आ जाइए आप। सबसे पहले लिखा गया है कि यदि छठें, 8वें और 12वें स्थान के स्वामियों को छोड़कर, हम एक कुंडली भी बना लेते हैं, फिर उसी हिसाब से आपको समझाते हुए चलेंगे। बहुत आराम से सीखना है और बहुत ध्यान से आपको ये पूरा जो अध्याय है इसे आपको समझ लेना है, क्योंकि जब आप फलादेश का प्रयोग करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो यही अध्याय आपके बहुत काम आने वाला है। एग्जाम्पल लेकर के हम इन सारी चीजों को समझेंगे। ये कुंडली भी मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से हम जो नियम कह रहा है उसे अप्लाई करेंगे। तुला लगन की कुंडली में ले लेता हूँ ताकि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है ये सब क्लियर होता है। चलिए देख लेते हैं। सूत्र कह रहा है यदि छठें, 8वें और 12वें स्थान के स्वामियों को छोड़कर, यानी सबसे पहले इस कुंडली में 6, 8, 12 स्थान के जो स्वामी हैं, हमें उन्हें डिसाइड कर लेना है। छठे स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। 8वें स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है। और 12वें स्थान का ग्रह कौन सा है? बुध है। ये आप डिसाइड कर लीजिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? 6, 8, 12 स्थान के स्वामियों को छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में पड़े तो उस भाव के लिए शुभप्रद होता है। यानी ये जो छठे, 8वें और 12वें स्थान का ये जो स्वामी ग्रह आया, ये लग्न से केंद्र में, केंद्र कौन होता है? एक तो लगन ही हो गया, चतुर्थ हो गया, सप्तम हो गया और दसम, ये केंद्र हो गया। और त्रिकोण कौन सा हो गया? पंचम और नवम। इन 3 ग्रहों को छोड़ के जो भी अन्य भाव के स्वामी हैं, अगर वो इन चारों भावों में या त्रिकोण में बैठेंगे तो उस भाव के लिए अच्छा ही करेंगे। वैसे भी बेसिक सूत्र आप जानते हैं, 6, 8, 12 का स्वामी जहाँ बैठता है वहाँ हानि करता है, और 6, 8, 12 में भी जिस भाव का स्वामी आएगा उस भाव की हानि होती है। तो ये अगर देखिए कुंडली के सबसे अधिक बलवान भाव कौन से होते हैं? केंद्र और त्रिकोण। त्रिकोण परम शुभ है, उसके बाद केंद्र, और केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन क्या पैदा कर देता है? राजयोग पैदा कर देता है। तो जब भी किसी भी कुंडली में अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में आएगा या त्रिकोण में आएगा तो उस भाव की हानि करेगा। अगर इन भावों के स्वामी के अतिरिक्त लाभ भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो भाव की वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर कई सारे डाउट्स भी उत्पन्न होने लगते हैं लोगों के मन में कि यहाँ पे शुक्र 8वें भाव का स्वामी है तो लग्न का भी स्वामी तो है, यहाँ पे लग्न का भी स्वामी है, और बुध पंचम भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। जुपिटर को तो मान लीजिए कि ये आकारक ही है, क्योंकि यह जो है केंद्र और त्रिकोण में से किसी स्थान का स्वामी नहीं है। लेकिन कुंडली में, ज्योतिष में त्रिकोण स्थान का जो ग्रह स्वामी होता है, कोई भी ग्रह जो त्रिकोण का स्वामी होगा उसे क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे शुक्र लगन का स्वामी होकर के क्या हो गया है? त्रिकोण का स्वामी, और बुध नवम का स्वामी होके क्या हो गया है? त्रिकोण का स्वामी हो गया है। अब यहाँ पे शुक्र और बुध
जो दो ग्रह आए हैं ये सिर्फ 8वें और 12वें के स्वामी भी नहीं हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो क्या ये भी अगर केंद्र में आ जाएंगे और त्रिकोण में आ जाएंगे तो भी बुरा करेंगे? इनको हम, शुक्र को हम अष्टमेश ही क्यों माने, क्यों ना लग्नेश मान लें? तो इस चीज का निर्णय कैसे होगा? गुरु के केस में यह चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि गुरु जो है एक तो छठे भाव का स्वामी है और एक तीसरे भाव का, यानी गुरु जो है वो कारक ग्रह में नहीं है, लेकिन शुक्र और बुध कारक ग्रह में भी हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अष्टम के और द्वादश के भी स्वामी हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको छटनी करनी पड़ेगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पर इस सूत्र में नहीं बताया है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें दोनों भावों का स्वामी हो रहा है तो ऐसे में आप उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि देखिए कहाँ पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर आप शुक्र की मूल त्रिकोण राशि देखेंगे तो ये है बुध, शुक्र और शनि, इनकी जो दूसरी राशि होती है। शुक्र की पहली राशि क्या है 2 नंबर और दूसरी राशि क्या है 7 नंबर, वृषभ और तुला। बुध की पहली राशि मिथुन है, दूसरी क्या है कन्या है। फिर अगला शनि का देखेंगे तो 10 और 11, बाद वाली राशि कौन सी है 11। तो शुक्र, बुध और शनि की जो बाद वाली राशियां होती हैं वो उनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो मूल त्रिकोण राशि जहां पड़ रही होगी उसी को ही हम मुख्य मान लेंगे। तो यहाँ पे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहाँ मिल रही है लगन में, तो इस सूत्र से हम शुक्र को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। और बुध की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ रही है 12वें में, तो बुध को बाहर नहीं करेंगे, बुध को रखे रहेंगे। ठीक है। और गुरु तो कारक है ही नहीं, यानी गुरु कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ही आप डिसाइड करेंगे, यानी हमारे पास इस कुंडली के अनुसार हमको बाहर कर देना है बुध को और गुरु को। यानी इस कुंडली में बुध और गुरु अगर त्रिकोण में या केंद्र में नहीं बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। बुध अगर त्रिकोण में बैठे तो तभी अच्छा रहेगा जब वह अपनी ही राशि में बैठ जाएगा, तो भाव फल की वृद्धि करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर हम इसका लगन चेंज करें एक बार और किसी दूसरे लगन के लिए बात करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हों। यहाँ पर हमने शुक्र का लगन लिया, चलिए इस बार किसी दूसरे ग्रह का लग्न लेते हैं। गुरु का लग्न ले लेते हैं, दैत्य गुरु का लिए तो अब देव गुरु का भी ले लेते हैं। गुरु के लगन में यही चीज़ देख लेते हैं, इनका यह सूत्र कि किस भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में आएगा तो उस भाव के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे जो पिछली कुंडली थी अगर उसमें बुध भी केंद्र या त्रिकोण में आएगा, चूँकि वो 9वें था तो भी शुभ होगा, लेकिन उतना अधिक शुभ नहीं होगा। धनु लगन ले लेते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सूत्र क्या है कि 6, 8, 12 के स्वामी पहले जानना है। अष्टम का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, यहाँ पे शुक्र हुआ। अष्टम का स्वामी कौन सा हुआ, चंद्र हुआ। और 12वें का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, मंगल हुआ। इन 3 ग्रहों को हमने लिया। सूत्र क्या कहता है कि ये जो 6, 8, 12 के स्वामी हैं ये अगर केंद्र में और त्रिकोण में ना हो तो अच्छा है, यानी अन्य भाव के स्वामी हो तो अच्छा है। 6, 8, 12 के स्वामियों को छोड़ के अन्य भाव का स्वामी अगर इन भावों में बैठेगा केंद्र त्रिकोण में तो भाव के फल की हानि नहीं करेगा, जबकि ये अगर इन तीनों भावों के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे तो हानि करेंगे, कमी करेंगे। अब इसमें हमें किसको रखना है, किसको हटा देना है, ये देख लेते हैं। शुक्र रहेगा क्योंकि शुक्र अकारक है, धनु लगन के लिए किसी त्रिकोण का स्वामी नहीं हो रहा है। चंद्रमा भी कारक नहीं है, चंद्रमा को भी रखेंगे। मुश्किल कहाँ आती है, जब कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी हो एक जगह से तो वह कारक हो, जैसे मंगल यहाँ पर पंचमेश हो गया तो 5वें का होकर के ये अच्छा हो गया। अब हम इसे 5वें का रिजल्ट देता हुआ माने कि 12वें का रिजल्ट देता हुआ माने, क्योंकि ये एक अच्छे भाव एक बुरे भाव का स्वामी हुआ। हर लगन में एक ऐसा ग्रह मिलेगा आपको जो मामला फंसाएगा। 2 भी मिल सकते हैं
लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे हमें कौन मिला है? मंगल मिला है। अब मंगल को हम इस कैटेगरी में रखें या बाहर करें, मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठ के अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, इसे जानने के लिए हमें मंगल की मूल त्रिकोण राशि जाननी होगी। अब आप जानिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि और गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, इनकी पहली राशियां। तो गुरु की पहली राशि कौन सी, मंगल की पहली राशि कौन सी होती है? मेष। वो कहाँ पड़ रही है? त्रिकोण में। तो यानी मंगल इसी भाव का प्रभाव देगा। तो यानी इस सूत्र में मंगल को बाहर करेंगे। यानी मंगल अगर केंद्र या त्रिकोण में पड़ेगा तो भाव की हानि नहीं करेगा। अब इस सूत्र के अनुसार हमें शुक्र और चंद्रमा केंद्र भाव में या त्रिकोण में नहीं चाहिए। यानी शुक्र और चंद्रमा 6, 8, 12 में ही हो तो अच्छे हैं, एकादश में हो गए, तृतीय में हो गए, द्वितीय में हो गए तो अच्छा फल देंगे, लेकिन केंद्र त्रिकोण में जाना इनका बहुत अधिक शुभ नहीं है। तो यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप अप्लाई करते जाएंगे, स्वयं के अनुभव से भी आप सीखते चले जाएंगे। दूसरे सूत्र पर चलते हैं। पहले इसको अब मिटा देते हैं और दूसरे सूत्र को अप्लाई करना है। चलिए कुंडली यही रख लेते हैं, जो भी उदाहरण आएगा इसी पे देख लेंगे। धारा 18 खा, यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से केंद्र अथवा त्रिकोण में पड़े तो उस भाव का फल शुभ होता है। इन्होंने शुभ लिखा है, इसको ऐसे समझिए कि उस भाव का फल बढ़ता है। यदि किसी भाव का स्वामी अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में पड़े तो भाव का फल शुभ होता है। अब जैसे इस पंचम भाव का स्वामी कौन सा है? मंगल है। मंगल अगर अपने इसी भाव से केंद्र या त्रिकोण में पड़े, केंद्र और त्रिकोण कौन सा होता है? 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण कौन सा हो जाएगा? 5 और 9। यानी इस भाव का स्वामी मंगल है। अगर मंगल इस भाव से यहीं से गिनने पर इन भावों में जाए या इस भाव में जाए तो शुभ फल की प्राप्ति देगा। मंगल यहाँ से इसी भाव में हो गया तब 1, 2, 3, 4 इस भाव में हो गया तब, यहाँ से 7वां इस भाव में हो गया तब, और यहाँ से 10वां 7, 8, 9, 10 या त्रिकोण में, यानी यहाँ से 5 और 9 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हो, और या फिर नवम में हो यानी इस भाव में होगा तो उस भाव के फल की वृद्धि कर देगा, अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी प्रकार से अगर छठे का भी स्वामी है अपने भाव से यानी इस कुंडली में शुक्र अगर इस भाव से केंद्र या त्रिकोण में पड़ेगा तो इस भाव को मजबूत करेगा। यानी प्रतिद्वंदी आपके मजबूत होंगे, शत्रु आपके मजबूत होंगे, स्ट्रांग लोगों से आपका कंपटीशन होगा। जब व्यक्ति स्ट्रांग होता है तो उसका कंपटीशन स्ट्रांग लोगों से हो जाता है। रावण स्ट्रांग था तो इसलिए उसका कंपटीशन राम से हुआ। तो अगर सचिन स्ट्रांग है तो उनका जो है कंपटीशन ब्रेटली से होगा, शोएब अख्तर से होगा। तो ये भाव भी मजबूत होना जरूरी है कि मेरा कंपटीशन स्ट्रांग लोगों से रहे, तभी आप आगे भी बढ़ेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। गा देख लेते हैं। यदि किसी भाव का स्वामी स्वाग्रही हो, यानी किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। सही बात है, अगर किसी भी स्थान का स्वामी अपने ही भाव में बैठेगा, स्वाग्रही ग्रह हो जाएगा, तो कोई भी ग्रह अपने भाव का फल बिगाड़ता नहीं है। इन्होंने आगे दिया है उदाहरण में मेष लग्न है और लग्न का स्वामी मंगल मेष में स्वाग्रही है, इसलिए लग्न का फल अच्छा हुआ। अब मेष लगन अगर हम लेते हैं तो मेष लगन में 1 पड़ेगा और अष्टम में क्या पड़ेगा? 8। अगर मंगल मेष में है तो लगन का स्वाग्रही हुआ, 8 में अगर स्वाग्रही हुआ तो अष्टम भाव में स्वाग्रही हुआ। लगन में स्वाग्रही होगा तो लग्न को मजबूत करेगा, अष्टम का स्वाग्रही हुआ तो लग्न की अपेक्षा अष्टम को मजबूत करेगा। तो जिस भाव में स्वाग्रही ग्रह होगा, अष्टम भाव से जो जो चीज़ें विचार होती हैं उन चीज़ों में इजीनेस लाएगा, क्योंकि स्वाग्रही ग्रह है।
शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह उस भाव के फल में डिफिकल्टी लाता है। अष्टम भाव क्या होता है? लाइफ स्मूथनेस, जीवन में कितना स्मूथनेस रहेगा, कितना जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, अप डाउन्स रहेगा, वो बताता है। तो अगर शत्रु राशि का ग्रह बैठा है, नीच राशि का बैठा है, तो अप डाउन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये अप डाउन ही देने वाला भाव है। लेकिन अगर स्वराशि का ग्रह बैठा, शुभ ग्रह बैठा, तो अप डाउन्स को कम करेगा। जो हमारे जीवन में आपने देखा होगा, शेयर मार्केट चलता है या जब ईसीजी होती है तो रेखाएं ऐसे ऐसे चलती हैं ना, तो अगर 8वां भाव शुद्ध होगा तो ये अप एंड डाउन्स बड़े कम रहेंगे। लेकिन जितना बुरा रहेगा अप डाउन्स उतने ही ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। इस चीज़ को समझना, किसी भाव का स्वामी भाव में है तो अच्छा है। इनका घा सूत्र है, एकादश स्थान में सभी ग्रह प्रायः शुभदायक हैं, और सही भी बात है। एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक कोई भी बैठेगा तो बुरा प्रभाव नहीं देगा। कुछ कॉम्बिनेशन खराब हो जाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि संतान भाव पे पड़ जाती है। अब जैसे मंगल और राहु दोनों इसी भाव में हो, तो भाव में हो करके तो ठीक है, चलेगा। अंगारक दोष किसी अन्य भाव में बनेगा तो ज़्यादा बुरा होगा, जबकि लाभ भाव में उतना बुरा नहीं होगा। कुंडली का कोई भी दोष और कोई भी राजयोग योग दोनों एकादश भाव में पड़ने से वो सम हो जाता, बहुत अच्छा बुरा नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ अगर कोई दुर्योग बनेगा तो उसकी दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ होने का तो दोष कम लगेगा, लेकिन उसकी दृष्टि का दोष लग जाएगा। मंगल और राहु दोनों देखेंगे तो अब बार बार संतान में गर्भपात होना, मिसकैरेज होना, ये सब की संभावनाएं हो जाएंगी। तो 11वें में ज़्यादातर ग्रह शुभ होते हैं। धारा 18 में अगला सूत्र है, किसी गृह का स्वामी यानी कुंडली के किसी भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाए तो अच्छा फल देता है। कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो, यहाँ बताइए पंचम स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल क्या आता है? क्रूर ग्रह में। क्रूर और पाप एक ही है, तो मंगल यहाँ पे क्रूर ग्रह है। अगर किसी भी भाव का स्वामी जो कि क्रूर ग्रह हो वह लग्न से तीसरे भाव में पड़ जाए, और अगर इसी योग का विस्तार करें तो अगर लग्न से ना पड़े तो चंद्रमा से तृतीय भाव में पड़ जाए तो भी अच्छा है। लग्न और चंद्रमा दोनों से पड़ जाए तो और भी सुपर है। तो अब जैसे इसी कुंडली में हम लेते हैं तो अष्टम का भी स्वामी मंगल है। अब यह मंगल अगर तृतीय भाव में आ जाएगा तो अच्छा करेगा। किसी सूर्य जैसे इस नवम भाव का स्वामी है, क्रूर ग्रह है। अब यह सूर्य अगर तृतीय भाव में आ जाएगा तो अच्छा करेगा। तृतीय भाव का क्रूर ग्रह व्यक्ति को लड़ने की, स्ट्रगल करने की क्षमता पैदा करता है, महत्वाकांक्षा कम नहीं होने देता। जबकि शुभ ग्रह जो होता है वह महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ाता नहीं है, व्यक्ति को जो जितना मिलता रहता है व्यक्ति उसी में संतुष्ट होता जाता है। तो किसी भी हाउस का स्वामी यदि क्रूर ग्रह हो और लग्न से तृतीय में पड़ जाए तो अच्छा फल देगा, परंतु यदि शुभ ग्रह है और तृतीय स्थान में पड़ जाए तो मध्यम फल देता है, यानी खराब वो भी नहीं होता, जो कि मैंने अभी पहले ही बोल दिया। क्रूर ग्रह इसलिए अच्छा है क्योंकि वह लड़ने की क्षमता का विकास करता है, स्ट्रगल जो लाइफ में है उससे जो है दो चार कराता है, और व्यक्ति स्ट्रगल से, संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। आगे इन्होंने चा में लिखा है, धारा 18 के चा में, सत्याचार्य के मतानुसार जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल उत्तम, और जिस भाव में पाप ग्रह पड़ता है उस भाव के फल का ह्रास होता है। परंतु उनका कथन है कि 6, 8, 12 में ठीक इसके विपरीत होता है। मैं पूरा यह सूत्र आपको समझा देता हूँ। इनके अनुसार यह है कि जिस भाव में शुभ ग्रह पड़ेगा उस भाव का फल अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र पड़ गया, गुरु पड़ गया, बुध पड़ गया, चंद्रमा पड़ गया। शुभ ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल अच्छा करेगा। लेकिन अगर यहीं पर मंगल बैठ गया, क्रूर ग्रह केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ये विवाह का भाव है। अब ये आपके वैवाहिक जीवन और पत्नी के स्वास्थ्य आदि के लिए, विवाह के लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन शुभ ग्रह परेशानी नहीं पैदा करते हैं। लेकिन इसी में आगे आपको ये भी बताया गया है, अगर वह क्रूर ग्रह हो, भले ही क्रूर है, भले ही शुभ है, लेकिन अगर वह स्वराशि का है तो प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। इसी भाव में मान लीजिए मंगल की राशि पड़ रही है
मंगल की 8 नंबर की राशि है और मंगल इसी में बैठा हुआ है। तो मंगल क्रूर ग्रह तो है लेकिन स्वराशि का है, इसलिए ये इस भाव को डिफेंड करेगा। लेकिन इसी मंगल के साथ यहाँ पर शनि आ गया या कोई दूसरा ग्रह भी आ गया तो मंगल तो डिफेंड करेगा, लेकिन जो दूसरा ग्रह रहेगा वो उस भाव को बिगाड़ेगा, ये चीज जानिएगा। अगर क्रूर ग्रह के साथ में कोई शुभ ग्रह आ गया, राहु और शनि नहीं है, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, तो अब यहाँ पर तो मंगल स्वाग्रही था, वो तो अच्छा करेगा ही भावफल को। शुभ ग्रह अगर आ गया है तो वो भी अच्छा ही करेगा, यानी क्रूर ग्रह के साथ क्रूर ग्रह अच्छा नहीं है, क्रूर ग्रह के साथ शुभ ग्रह अच्छा है। तो ये पूरा है। और इसी में आगे इन्होंने एक नियम जोड़ा है कि अगर 6, 8, 12 के स्वामी अपने शुभ ग्रह जहां बैठेगा बढ़ोतरी करेगा, क्रूर ग्रह जहां बैठेगा कमी करेगा। और इन्होंने आगे जोड़ा है कि 6, 8, 12 में ठीक इसके विपरीत फल होता है, यानी 6, 8, 12 में जो है इनको क्रूर ग्रह कहना चाह रहे हैं कि 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह होना चाहिए। लेकिन 6, 8, 12 में कुछ मैटर में क्रूर ग्रह अच्छे हैं और कुछ मैटर में शुभ ग्रह अच्छे हैं। ये जो छठा भाव हमारा है इसमें तो क्रूर ग्रह ही अच्छे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है, शत्रु का है, तो छठे भाव में क्रूर ग्रह ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कंपटीशन हो गया जिसके छठे भाव में क्रूर ग्रह होगा और किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा जिसके छठे भाव में शुभ ग्रह है, तो जब शुभ ग्रह वाला व्यक्ति क्रूर ग्रह वाले व्यक्ति से टकराएगा छठे भाव में जिसके हो शुभ या क्रूर, तो क्रूर वाला ज़्यादा हावी हो जाता है और शुभ ग्रह वाला कमजोर पड़ जाता है। तो छठे भाव में क्रूर ग्रह का होना ज़्यादा अच्छा है। अगर शुभ ग्रह हो तो वह स्वराशि का हो तो कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं है। अगर वह स्वराशि का है तो ठीक है, लेकिन अष्टम भाव में क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह कोई ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हो भी तो क्रूर ग्रह ना हो। क्योंकि एक चीज़ जो आज तक के एक्सपीरियंस में आया है मेरे और आपके भी आएगा, ये जो अष्टम भाव होता है वो ओवरऑल लाइफ की शांति का भाव होता है कि जीवन में कितना पीसफुलनेस रहेगा। तो अगर क्रूर ग्रह यहाँ पर हो जाता है तो जीवन में पीस की कमी आ जाती है, शांति की कमी आएगी। और बुढ़ापे में ये मृत्यु का भाव है ना, तो जब भी मृत्यु का समय निकट आएगा तो क्रूर ग्रह यहाँ रहेगा, तो मृत्यु के समय अब वह बुढ़ापे में आए, युवावस्था में आए, लेकिन जब भी मृत्यु करीब आएगी तो क्रूर ग्रह मृत्यु के समय तकलीफ दे देता है, क्योंकि क्रूर है ना, तो मृत्यु क्रूरता पूर्वक ही आएगी। तो अगर क्रूर ग्रह, पहली चीज तो ग्रह ना हो तो वो ही अच्छा है, लेकिन हो तो शुभ ग्रह हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आखिरी समय को थोड़ा इजी बना देता है और बुढ़ापे को भी थोड़ा इजी करने का प्रयास करता है। छठे में तो क्रूर ग्रह हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आठवें में क्रूर ग्रह अच्छा नहीं है, शुभ ग्रह अच्छा है। ये चाहे जो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मत लगाया हुआ है। अब वो उनकी बातों को नियम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये इनके अनुसार, यानी यौनाचार्य के अनुसार इन्होंने कहा है। सत्याचार्य के मतानुसार उन्होंने बोला हुआ है, ना कि वो यहाँ पर अपना नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे शुभ ग्रह ज़्यादा ठीक है। और 12वें भाव में क्रूर ग्रह का होना कुछ मैटर में ठीक है, कुछ मैटर में खराब है। अब जैसे कि अगर यहाँ क्रूर ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि छठे भाव पर आएगी, तो शत्रुओं से दमन करवाएगा, शत्रुओं को खत्म करेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह होगा यहाँ पर तो कुछ मैटर में अच्छा, लेकिन व्यय बहुत अधिक करवाएगा, खर्चा अधिक करवाएगा। क्रूर ग्रह होगा तो वैवाहिक जीवन में, लाइफ में शांति की कमी करेगा, शत्रुओं पे विजय दिलवाएगा। शुभ ग्रह होगा तो लाइफ में शांति देगा, लेकिन शत्रु, कंपटीटर्स और रोग की वृद्धि भी करेगा। तो सिर्फ छठे में क्रूर ग्रह का होना ज़्यादा अच्छा है, अन्य 8वें में शुभ ग्रह ही ज़्यादा अच्छा है, और 12वें में मिला जुला है। भाव और भावेश के अनुसार हमें संबंध बनाना पड़ेगा, ये चीज़ मानना चाहिए। इन्होंने छा में जो लिखा है, नीचे देखिएगा आप लोग पेज संख्या 152 में, और ये धारा 18
के छा पे आ जाइए। योनाचार्य के मत से खष्टेश का खष्टम में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश का दशम में रहना शुभ होता है, परंतु इस मत के विरोधी भी हैं। अनुभव से योनाचार्य जी के मत का ही पालन करना ठीक है। छठे का स्वामी छठे में हो, आठवें का स्वामी आठवें में हो, और यहाँ पर हमको लगता है मिसप्रिंट हुआ है, जो 12वें का स्वामी द्वादशेश का दशम में रहना तो अच्छा भी है, लेकिन सूत्र ऐसे होना चाहिए द्वादशेश का द्वादश में रहना अच्छा है। इसका लॉजिक क्या है कि विपरीत राजयोग बन जाता है ना। अगर 6 का स्वामी 6 में हो, 8 का स्वामी 8 में हो, 12 का स्वामी 12 में हो, और अन्य किसी भाव, इन तीनों भाव के अलावा अन्य किसी भाव का स्वामी साथ में ना हो और इन पर दृष्टि ना डालता हो, तो पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर राजयोग नहीं भी बन रहा है तो 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये टॉपिक आपका लगभग क्लियर है। फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे और अन्य सूत्रों को भी हम लोग देखेंगे।